हेलो गाइस, हमारे साथ है तरुण जी, जो एक अमेजिंग पर्सनालिटी है यहाँ पर आपके सामने, जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग यूपीएससी, रिगार्डिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम्स। वो करेंटली अभी आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इन कस्टम में काम कर रहे हैं। तो उनका पूरा जर्नी समझते हैं, उनका उनके बारे में समझते हैं और उन्होंने कितना मेहनत किया है। इसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम तरुण सर। तरुण जी बोलूंगा मैं, सर नहीं बोलने बोले हैं आप। आपको कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट में आके? आई होप बहुत सारे बच्चे लोगों को एक आपका अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो कैसा लग रहा है सर आपको? हाँ जी, थैंक यू क्रिश जी। और मतलब ऑलवेज इट इज वेरी यू नो यू फील वेरी comfortable and you feel very good that you are able to express your journey to the people and लोग उससे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। और ये जो हमारे फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनको किसी भी वे में अगर हेल्प करे तो डेफिनेटली यू फील वेरी गुड। अमेजिंग सर। सो सर, विल स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, ठीक है? अब आपने हाँ जी। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं। इसके लिए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एक बहुत स्ट्रांग बेस, बेसिकली एक स्ट्रांग बेस जैसा एक्ट करता है। तो उसके लिए क्या आप एक ब्रीफ ओवरव्यू बता सकते हैं आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में? और आपने जी कैसे, बेसिकली कौन से स्टेज में आपने जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किया है? तो एजुकेशन बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। जी। तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैंने स्कूलिंग दिल्ली से करी है और स्कूलिंग के बाद ही मैं इंजीनियरिंग ऑप्ट करी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जर्नी है वो इंजीनियरिंग से ही स्टार्ट हो जाती है कि इंजीनियरिंग एग्जाम में जब आप जेई के एग्जाम वगैरह लिखते हैं तो वहीं से ही अब मेरी कॉम्पिटिटिव जर्नी का स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में है वहां से। इलेक्ट्रॉनिक्स में करने के बाद फिर मैंने 2 साल काम करा है भारतीय एयरटेल में एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। एंड पोस्ट दैट मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे को सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखना चाहिए। और उसी दौरान फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी दिल्ली में ही। और उसके बाद फिर इन द मीन टाइम ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। और फाइनली अभी मेरा यहाँ पे सिविल सर्विसेज में रैंक 204 आया। Wow, amazing, sir. UPSC rank 204, which is an amazing achievement altogether. But और आगे मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ, so that aspirants, जी 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 जो लोग लिख रहे हैं एग्जाम्स, उनको वो काफी ज्यादा मदद करे। सर, मेरा ये पूछना है, जी। अब ये यूपीएससी ऐसे टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों? अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से प्रॉब्ली आप जॉब भी कर रहे हो, तो हाँ जी आपका क्या इंटरेस्ट, जी। मतलब किसके थ्रू आप मोटिवेट हुए कि उस डायरेक्शन में जाना है आपको? देखिए, ऐसा होता है कि लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं दैट इन्फ्लुएंस यू कि भाई आपको कुछ लाइफ में अलग करना है। अब मेरे लिए मेरा मतलब फैमिली में ही सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे फादर। तो वो हमेशा से ही चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ूँ। और कहीं न कहीं उनका एनकरेजमेंट था। मेरे को अभी भी एक इंसिडेंट याद है कि मैं 3rd क्लास में था एंड जब टीचर ने पीटीएम में पूछा, पापा ही बताते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो मैंने बोला था कि आईएएस। उस समय मतलब टीचर आज की आपको पता भी है फुल फॉर्म? तो मैंने बताया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड टीचर वाज़ सरप्राइज्ड। ये तो मतलब काफ़ी पुरानी कहानी हो गई। बट उसके बाद फिर जब आप बड़े होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, उस दौरान जब मैं जॉब कर रहा था तब हमारे जो एल्यूमिनाई होते हैं, तो कॉलेज के एल्यूमिनाई में रैंक 1 आया था 2014 में ईरा सिंघल मैम का। तो उनकी हम्म। जो जर्नी थी काफ़ी इंस्पिरेशनल थी मेरे लिए। फिर फर्दर 2015 में चंद्रमोहन सर गर्ग थे, उनका रैंक 25 आया था। तो ये जो प्रेसिडेंट्स होते हैं कहीं न कहीं आपको मोटिवेट करते हैं कि आप लाइफ में एक कंफर्टेबल पोजीशन की जगह कुछ चैलेंजिंग ले लाइफ में और कुछ मीनिंगफुल करें सोसाइटी के लिए भी। अमेजिंग सर, अमेजिंग। व्हाट, लाइक सच में काफी ज्यादा इंस्पिरेशन है। सर, अब ये यूपीएससी जैसे एग्जाम्स काफी टफ होते हैं, तो आप क्या अपना प्रिपरेशन जी। स्ट्रैटेजी कुछ बताना चाहिएगा कि आपने कैसे तैयारी की है? और जितना आपसे डिस्कशन करके मिला है सर, आप डेफिनेटली बोल रहे हैं कि 6 अटेम्प्ट्स आपको लग गए हैं ये क्रैक करने के लिए। तो वो एक्सपीरियंस शेयर जी। करिएगा सर कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इवन दो यू फेल्ड फॉर 5 टाइम्स एंड ऑन द 6th टाइम यू ओवरकम्ड इट, राइट? तो उसके बारे में बताइए सर। जी।
तो मैं मतलब इट इज़ लाइक कि हम कैसे देखते हैं एक पर्सपेक्टिव, क्योंकि 6 अटेम्प्ट्स की लॉन्ग जर्नी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स भी हुई और कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्ड वर्क चाहिए, परसेवरेंस चाहिए और थोड़ा बहुत आपको लक फैक्टर भी चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ नॉट जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि जितने लोग बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम लिख रहे हैं और इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच रहे हैं, सबने बहुत मेहनत करी है। बट कहीं न कहीं कुछ फैक्टर लक का भी आ जाता है, जैसे कि मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, तो ये मेरा 5th इंटरव्यू था। तो हुँ, एवरी टाइम आई क्रॉस द हर्डल ऑफ प्रीलिम्स, मेंस, बट इंटरव्यू स्टेज पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो रह जाता था। और यूपीएससी हुँ, में जो एस्पिरेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मेंस का और इंटरव्यू का मार्क्स दोनों का कंबाइंड होता है। तो वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं अपनी जैसे जर्नी के बाद स्टार्टिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले तो लाइक जब मैंने भारतीय एयरटेल से जॉब छोड़ा 2 साल के बाद हुँ, और सिविल सर्विसेज की मैंने दिल्ली में ही तैयारी करना शुरू करा। दिल्ली में हुँ, ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके मैंने तैयारी करना शुरू करा और बेसिक बुक्स सबसे पहले उससे ज्वाइन करने से पहले मैंने बेसिक बुक्स एनसीईआरटी को पढ़ लिया था थोरली। ओके। और यही हुँ, मैं सबको भी मतलब एडवाइस करूंगा जो हमारे फेलो एस्पिरेंट्स हैं कि आप सबसे पहले अपने बेसिक बुक्स को कर लीजिए। जो भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर गाइडेंस के लिए मेंटरशिप है, वो आपको खाली एक पाथ दे सकता है, बट चलना हुँ, उस पे आपको खुद ही है और मेहनत आपको खुद ही करना है। तो अब रही बात अगर मैं अपनी मिस्टेक्स के बताऊं सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में, तो क्या होता है कि कॉम्बिन जो यूपीएससी का सिलेबस है बहुत बड़ा है। इसमें हुँ, आपका क्या है कि आपसे सब कुछ पूछा जा सकता है। जीएस के 4 सब्जेक्ट्स हैं, एक एसए का पेपर होता है मेंस में और फिर आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है। तो आप ना किसी भी चीज़ की उस तैयारी में कमी नहीं छोड़ सकते। जहाँ आपने हुँ, जिस चीज़ की आपने तैयारी कम करी, वहीं पे आपका, क्योंकि आजकल इतना कॉम्पिटिशन है, वहीं पे आप पीछे रह जाएँगे और ओवरऑल हुँ, मेरिट में आपका नाम नहीं आ पाएगा। तो जो मेरे हुँ, सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स थे जैसे, तो स्टार्टिंग में क्योंकि जब स्टार्टिंग करी तो उस समय इतना एक्सपोज़र नहीं था, पता नहीं था, तो उतनी आंसर राइटिंग नहीं करी और आंसर हुँ, राइटिंग नहीं करी तो मेंस के पेपर को कंप्लीशन नहीं हो पाता था। अब अगर आप हुँ, 18 क्वेश्चन कर रहे हैं, 19 क्वेश्चन कर रहे हैं और कोई जना 20 क्वेश्चन कर रहा है, तो अगर आप उसमें लगाएँगे तो ओवरऑल पेपर में आपका 15-20 नंबर, 25 नंबर कम हो जाएगा टोटल मेरिट लिस्ट में आने से। तो ये वाली हुँ, चीज़ है कि आपको उतनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कि आप फाइनल पेपर में आराम से 20 क्वेश्चंस इन अ डे, जो एक पेपर में होता है, आप उसको अच्छे से लिख पाएँ। और सिमिलरली जब आप जीएस का कर रहे हैं तो आप ऑप्शनल के सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते। अब जैसे मैंने जीएस हुँ, इंप्रूव करा सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में, बट मैंने फिर ऑप्शनल का लिखना थोड़ा कम कर दिया था। अब वो फिर अगले अटेम्प्ट्स में क्या हुआ कि मेरा जीएस का स्कोर तो बहुत इंप्रूव हो गया, बट ऑप्शनल का स्कोर कम हो गया। ऑप्शनल में। अब यही लेसन है कि आप कोई भी चीज़ को, इवन आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज का, कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे भी हैं जिनका क्वालिफाइंग पेपर क्लियर नहीं हो पाया। उन्होंने बाकी सब भी अच्छा करा, बट क्वालिफाइंग पेपर में भी लोग रह जाते हैं। तो इसलिए हुँ, आप क्वालिफाइंग पेपर को भी उतना ही सीरियसली लें और फिर इंटरव्यूज़ प्रिपरेशन के लिए भी आप मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दें। जो लोग एक्सपीरियंस हैं, आप उनके रियल टाइम एक्सपीरियंस से लर्न करें और फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को उस हिसाब से डेवलप करें। सो ये पूरा एग्ज़ाम एक 360 डेवलपमेंट के 360 डिग्री डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोच सकते हैं। कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। जिस दिन जिस जिस चीज़ में हम लोग ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे, शायद वही हम लोगों का मार्क्स उसी रीजन में कम आ जाए और उसके चलते आपका सिलेक्शन ना हो। अमेजिंग सर। हाँ जी। मैं फिर से सर नहीं बोलूँगा, सॉरी तरुण जी। ठीक है। हाँ जी। सो एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, लाइक देखिए ये यूपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी मेंटल, फिज़िकल ड्रेन, लाइक उसका प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा हाँ टफ जी। होता है। लाइक मेंटली तो आप ड्रेन होते ही हैं, फिज़िकली भी ड्रेन जी। होते हैं। डेली आपको एक टाइप का टाइम जी। टेबल भी रखना है कि भाई मेरे को इतना घंटा तो पढ़ना ही है और प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, प्रोडक्टिव होना है। आप ये सारी चीज़ों को हाँ कैसे जी। मैनेज किए? कैसे फ़ोकस्ड रहे आप अपने तैयारी के टाइम में? देखिए, इसके लिए ना हमेशा मतलब जब भी यूपीएससी की जर्नी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आएँगे, कभी भी ये स्ट्रेट पाथ नहीं होगा। किसी दिन आपका बहुत अच्छा होगा, आप बहुत प्रोडक्टिव पढ़ पाएँगे, कभी-कभार आपका लो फेज़ भी आएगा। बट जब भी आपका लो फेज़ आएगा, तो एक तो जो आपके सराउंडिंग्स हैं, जो कि आपका सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनका सपोर्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उन लोगों को रीच आउट करें, उनसे बातचीत करें, वो आपको मोटिवेट करते हैं। सेकंड इज़ आपका इंटरनल कॉलिंग।
जो कि आपने जर्नी क्यों शुरू करी थी। जैसे ही आप ये चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगा। और हमेशा ना मतलब जो मेरा टेक रहा है इन 6 अटेम्प्ट्स में कि फोकस ऑन द प्रोसेस। आप रिजल्ट के बारे में हुँ, मत सोचिए। जैसे हमारी गीता में भी कहा गया है कि हुँ, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म हुँ, का असली मीनिंग मेरे को शायद 6 अटेम्प्ट में समझ आया कि आप फोकस हुँ, ऑन 100% ऑन द प्रोसेस। आप रिजल्ट के बारे हुँ, में मत सोचिए। आपको ये हुँ, होना चाहिए कि जब आपने ये अटेम्प्ट, चाहे आपका पहला हो चाहे आखिरी हो, आपने दे हुँ, दिया कि भाई मैंने अपना 100% दे दिया, इससे ज्यादा मैं हुँ, नहीं कर सकता था। अब अगर नहीं भी मिला तो चलेगा, आपको वो सेटिस्फेक्शन रहेगा। और इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में मेरे को ये था कि मैंने आंसर राइटिंग से लेके हर चीज में उतनी मेहनत कर ली थी कि अब अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, मैंने अपनी जितना हुँ। मैं कर सकता था अपने सामर्थ्य से मैंने 100% अपना दे दिया। अमेज़िंग। अ, एक और बात बताइए इसमें आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, जी। जिनका बहुत सारे अटेम्प्ट्स जा चुके हैं? मतलब उनके हाँ लिए जी। क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए उनके दिमाग में और जो भी अर्ली स्टार्टर्स हैं, उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है जी। और उनका भी जिनका ज़्यादा अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, तो उनके लिए हाँ। क्या स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे? मतलब आप ऐसा कुछ पॉइंट्स बोलना चाहेंगे क्योंकि आपके साथ ये हो चुका है कि वो लोग भी वही गलती जी, जी, दोहरा जी। रहे हों, तो ऐसा क्या बोलना हाँ, चाहेंगे उनके लिए तो आप? जैसे स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स वालों के लिए अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा लास्ट के अटेम्प्ट्स और स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स वालों के लिए। हुँ, स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स वाले क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्टर होता है, वो प्री पे फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। वो सारे टाइम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करता रहेगा, वो सारे टाइम अपना सीसेट के लिए तैयारी करता रहेगा। बट वो आगे जो अगला स्टेज है जो कि मेंस है, बिकॉज़ प्रीलिम्स इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कि आपको एक टिकट मिलता है मेंस और इंटरव्यू के लिए पहुँचने के लिए प्रीलिम्स। तो आप हुँ, आंसर राइटिंग नहीं करते स्टार्टिंग के उसमें, आप हर एक सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाते सिलेबस के लिए। यूपीएससी की जर्नी हुँ, में फॉर दोज हु आर अटेम्प्ट, मतलब जिनके आखिरी अटेम्प्ट है या पहले है, कि सिलेबस इज द मेन गाइड एंड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बाइबल होने चाहिए और सिलेबस। तो जो सिलेबस यूपीएससी ने लिख दिया है आप उसके हर एक टॉपिक पे मेंस का खासकर आपके पास 200 वर्ड के या 250 वर्ड के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होने चाहिए। और वो आपको इतनी प्रैक्टिस और याद होना चाहिए कि आप जब पेपर में उसको कोट कर रहे हैं तो कहीं से भी, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो सिलेबस से ही आते हैं डायरेक्टली या हुँ, इनडायरेक्टली। अब पेपर में हुँ, क्या है कि सबके लिए सेम समान क्वेश्चंस हैं। अब जो जना हुँ, सिलेबस को अच्छे से तैयार करके गए, हर एक टॉपिक के नोट्स बना के गए, वो पेपर में रिप्रोड्यूस अच्छे से कर पाएगा और वो टाइमली अपना पेपर पूरा कर पाएगा। तो हुँ, इसलिए सबको, अगर प्रैक्टिकल टिप्स में बोलूँ तो आप नोट्स बनाइए हर एक जितने भी टॉपिक्स हैं उसके। उसमें आप नोट्स में वो चीज़ मत लिखिए जो आपको ऑलरेडी याद है। आप उसमें वैल्यू हुँ, एडिशन वाले पॉइंट्स लिखिए। फॉर एग्जांपल की हुँ, जो कमिटीज के नाम है जो कि आपको ऑथेंटिक बताते हैं कि अगर ये पेपर तो कोई 12वीं के बच्चे को भी पता है, 10वीं को भी पता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे या किसी भी चीज पे। बट अब वो हुँ, डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि आप उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डाल रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हुँ, आर्टिकल्स डाल रहे हैं, आप उसमें प्रोविजंस लिख रहे हैं। तो आप ये वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स के नोट्स बनाइए हर एक सब्जेक्ट वाइज। आप जैसे एथिक्स में न्यूज़पेपर से एग्जांपल्स उठाइए। स्पेशली अगर जैसे आपने ऐसे की स्ट्रेटेजी बताऊं, तो मैं क्या करता था कि जितने भी न्यूज़पेपर्स होते थे उनमें से ना उसको रीड करा, उसमें से फोटोज खींच के रख लेता था, एक कंपाइलेशन में बना लेता था कि भाई ये मेरे को हुँ, इंस्पायरिंग लगा, ये जने ने बहुत अच्छा करा, ये बहुत नेगेटिव हुआ। तो उनका एथिक्स में यूज हो जाता था और आपका और भी जगहों पे केस स्टडीज की तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप उसको हुँ, कंपाइलेशन को रखिए, आप पेपर में लिखेंगे, एग्जामिनर आपको ओरिजिनलिटी के नंबर देगा। अदरवाइज जो हुँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं वो हर कोई जना पढ़ रहा है और हर कोई वो लिख रहा है। बट आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा कि आपके जो खुद के नोट्स हैं, खुद का जो वैल्यू एडिशन है और खुद का जो आप उसमें डेटा डाल रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर मैं बोलूँ तो आप इकोनॉमिक सर्वे को क्या कोट कर रहे हैं, क्या फैक्ट्स लेके हुँ, आ रहे हैं। और आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो इतने सारे मार्केट में मटेरियल है ना, आप उनको यूज करिए, ना कि आप उनसे खुद यूज करिए। होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है और आजकल हुँ, इंफॉर्मेशन एज पे जैसे हम डिजिटली अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में होकर कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों के पास सब चीजों की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन की कमी हुँ, नहीं है, बट इंफॉर्मेशन हुँ, ओवरलोड है। तो आपको ये देखना है कि आपको एक एक सोर्स पे स्टिक करना है, 4 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे आप हुँ, इंडियन एक्सप्रेस हुँ, पढ़ें, चाहे आप वो पढ़ें। हुँ, आप एक चीज को पढ़िए और उसको मल्टीपल वाइज रिवाइज करिए।
रिवीजन हम्म, यूपीएससी में एक की है। ज्यादा सोर्सेज हम्म, की बजाय आप अपने रिसोर्सेज को कंस्ट्रेंट करिए, और आपको हर एक टॉपर यही बोलेगा कि जो भी आपकी हम्म, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, हम्म, आप इनको फिक्स करिए, स्टैंडर्ड बुक्स को, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को, और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, ना कि एक सब्जेक्ट के लिए आप 4 बुक्स पढ़िए। हम्म, ट्रू। तरुण जी, अब मेंस के बारे में तो काफी ज्यादा हम बात कर लिए, प्रीलिम्स के हाँ बारे में जी। बोलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पर भी जी, फिल्टर हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं यूजुअली, क्योंकि देखिए आपने पूरे प्रीलिम्स के लिए छह ना छह अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में क्लियर क्लियर किया था, राइट? तो उसके लिए क्या हाँ बेस्ट जी। स्ट्रैटेजी तो होगा? प्रीलिम्स के लिए ना, देखिए क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और फॉर अस ए वुमेन आल्सो प्रैक्टिस मेक्स देम परफेक्ट। तो आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर के जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, आप मार्केट से बुक खरीदिए जिसमें सोल्ड क्वेश्चंस हैं, और आप मतलब अभी से नहीं, 1995 से जितने भी पुराने से हैं उसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए। आप देखेंगे अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, आप देखेंगे तो थीम्स रिपीट होती हैं यूपीएससी में, और हम्म, यूपीएससी के कुछ प्रोबेबल एरियाज होते हैं, आपको पता लग जाएगा कि भाई जब आप फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़े फॉर एग्जांपल पॉलिटी में, तो आपको पता होगा कि दीज आर द टॉपिक जिससे यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछता है। हम्म, आप हम्म, उनको अच्छे से भी लक्ष्मीकांत से वो चैप्टर्स पढ़िए, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, या फिर हम्म, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जो प्रोसीजर्स हैं, इमरजेंसी की जो हम्म, पावर्स हैं, या फिर आपका हम्म, फाइनेंशियल बिल वगैरह है, वो यूपीएससी हम्म, रिपीटेडली पूछता है। या फिर आपकी हम्म, बेसिक पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आप क्या मतलब समझते हैं, ऐसे हम्म, ही पॉलिटी की तरह थीम एनवायरमेंट में भी आपको थीम्स मिलेंगी, हिस्ट्री में भी आपको थीम्स मिलेंगी। फिर आप उसको हम्म, इंटीग्रेट करिए कि ये सब चीजें अगर न्यूज में क्यों है। फॉर एग्जाम्पल हम्म, प्रेजेंट टाइम्स में अभी अगर एमपी एमएलए का कोई जैसे किसको सस्पेंड करा गया है, तो क्या उसके पीछे के लॉज हैं, कौन सी पावर हम्म, से उसको करा है, हम्म, जो राज्यसभा का चेयरमैन है या उसने। तो आप हम्म, उसके स्टैटिक पोर्शन को पढ़िए। यूपीएससी क्या करता है कि यूपीएससी करंट नहीं पूछ रहा, करंट में कोई हम्म, इवेंट हुआ है, उसके पीछे का जो स्टैटिक उससे है रिलेटेड। यूपीएससी वो पूछ रहा है। तो ये आप ओके। इंटरलिंकिंग आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे, हम्म, और आप फिर उसको करंट में भी उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और स्टैटिक को। और मेरा मानना है कि इस तरीके से अगर हम तैयारी करेंगे हर एक सब्जेक्ट की, तो डेफिनेटली हमें जीएस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, परफेक्ट। तरुण जी, एक और सवाल, जो आपका मेंस इंटरव्यू था, मतलब हाँ जी। जो मेंस जीएस पेपर क्लियर करने के बाद वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि हम लोग ने अभी रिसेंटली एक 12th पास एक मूवी आया हुआ था, राइट? हाँ यूपीएससी जी, के हाँ जी, हाँ जी। रिलेटेड ही मैंने था। भी अभी रिसेंटली देखा आयोवा। था, न्यू ईयर से जस्ट हाँ, पहले। तो वहाँ पे तो क्लियर वीडियो से ही दिखाए थे, मतलब पूरा का पूरा कि कैसा मेंस का इंटरव्यू होता है, लाइक हाँ आफ्टर द जी। जीएस। तो जी। उसका एक्सपीरियंस बताइए, क्या क्या पूछा गया था आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे? हाँ जी। तो जैसे कि मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, तो मेरे जो चेयरमैन के बोर्ड थे राज शुक्ला सर थे, और वो जनरल मेजर जनरल रह चुके हैं, और उनका इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो हुँ, उन्होंने हुँ, उसी से उन्होंने डेफ देखा। डेफ हमारा क्या होता है कि मेंस के टाइम पे एक डेफ भरते हैं जिसमें हम अपनी हॉबीज, अपने हमने क्या हुँ, ऑप्शनल हुँ, भरा है, हमारा क्या बैकग्राउंड है, हुँ, क्या डिग्री है, सारी चीजें होती है, वो सारा का सारा बोर्ड के पास होता है। तो उन्होंने उसमें से हुँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, और उन्होंने सीधा पहला क्वेश्चन उन्होंने यही बोला कि तरुण आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटिकल साइंस हुँ, के एक्सपर्ट हैं, तो आप ये बताइए कि जो ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर थ्रेट का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप हुँ, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा ये न्यूक्लियर वॉर? और अगर ये हुँ, नहीं हो, उसके लिए मतलब रशिया बार बार यूज करने को बोल रहा है, तो आप हुँ, उसको कैसे देखते हैं कि हम रशिया को कैसे रोक सकते हैं एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी? हुँ। तो और यहाँ सबसे पे इस सिचुएशन देखिए, ट्रिकी तो सवाल है, तो जी। इसमें कैसे टाइप के आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली बोर्ड्स वहाँ तो पे? बोर्ड इसमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं ढूंढ रहा होता, बोर्ड ये देख रहा होता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं। अब जैसे कि हुँ, हम इसमें पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स, जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, तो दीज आर द वेपन्स जो यूज के लिए नहीं होते, दीज हुँ, दीज आर जस्ट फॉर द डेटरेंस, एक थ्रेट के लिए। हुँ, क्योंकि रशिया चाहता है कि भाई यूएस और बाकी जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो वॉर में, तो इसीलिए वो न्यूक्लियर वेपन्स को एज अ थ्रेट टूल यूज कर रहा है टू फॉलो इट्स ऑब्जेक्टिव। और ये हम एज अ हुँ, थ्योरी में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आर फॉर डेटरेंस एंड नॉट टू बी यूज। हुँ, अब वहां पे ये जो बोर्ड है वो यही देखना चाह रहा है कि जो आपने पढ़ा है आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन कर पा रहे हैं उन कंसेप्ट का रियल लाइफ में या नहीं।
ओके, ओके। सो यू हैव टू आल्सो बी लाइक डिप्लोमैटिक, उसमें प्रो और ये नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट बी वन साइडेड कंप्लीटली, हाँ बट जी, इंस्टेड हाँ, एज़ मतलब अ क्योंकि डिप्लोमैट जैसा ऐज़ अ वो कैसा। आप सपोज़ करिए आप फॉरेन सर्विसेज़ में भी जा रहे हैं हम, तो हुँ, फॉरेन सर्विसेज़ में भी ये है कि आपको रिलेशन रशिया के साथ भी बनाना है, आपको अमेरिका के साथ भी हुँ, बनाना है। तो वो बैलेंस हुँ, ऑफ जजमेंट देखते हैं कि भई आप हुँ, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे, ना कि आप किसी हुँ, और कंट्री के प्रो में जाएँगे या अगेंस्ट में जाएँगे। जहाँ पे इंडिया का हुँ, इंटरेस्ट होगा क्योंकि आप इंडिया के डिप्लोमैट हैं, तो आप उसी पे हुँ, फोकस करेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने हुँ, के लिए। हुँ। परफेक्ट, परफेक्ट। सो तरुण जी, इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टॉकिंग विथ यू। आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन्स आपसे पूछा है। आई होप जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एस्पायरिंग हो आप लोगों के लिए। तरुण जी, वन फाइनल क्वेश्चन एंड देन वी विल हाँ जी। क्लोज़ दिस कि एक फाइनल एक लाइनर स्टेटमेंट अगर आपको बोलना है कोई भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को, तो क्या बोलना चाहेंगे? क्या सजेशन देना चाहेंगे? या और मोटिवेटिंग चीज़ भी, ठीक है जी, इसमें? जी, जी। तो मैं हाँ। इसमें मतलब जो एक कविता की कुछ लाइन पंक्तियाँ हैं, जो मेरे को हमेशा हुँ, मोटिवेट करती रही। हरिवंश राय बच्चन जी की हैं ये, कि हुँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिहार नहीं होते। तो ये पूरी जो अमेज़िंग, कविता की ये एक पंक्ति है, इसको मेरी जर्नी समराइज़ करती है और मैं यही बोलना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को कि अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप सब भी कर सकते हैं। बस आप फ़ोकस करिए प्रोसेस पे और अपना ईमानदारी से क्योंकि हमें पता है कि हम कितने ईमानदारी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ईमानदार तरीके से मेहनत करिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अमेज़िंग। सो थैंक यू तरुण जी फॉर दिस अमेज़िंग पॉडकास्ट। सो गाइज़ आप सबको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। तरुण जी ने जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, वो थैंक सिर्फ़ यू कृषि फॉर एक्सपीरियंस नहीं गिविंग है। दिस अपॉर्च्युनिटी। अरे क्या अपॉर्च्युनिटी आप हमारे साथ आए, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके आए हैं। बट डेफ़िनेटली थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोगों को ये नॉलेज मिलेगा आपके थ्रू, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के जनरेशन के लिए। स्ट्रैटेजी क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, परेशान रहते हैं, तो ये जी, वीडियो आई थिंक उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर रहेगा और एक हाँ स्ट्रैटेजी जी। उनके माइंड में रहेगा। क्रेज़ी सो आपके मीडियम से मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जी, मेरा जी, एक जी। टेलीग्राम का चैनल है। अगर जी, किसी जी। को कुछ हेल्प चाहिए या कोई डाउट होता है, तो वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकता है। प्लीज़, प्लीज़। तो मैं क्या कर दूँगा गाइज़ कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में सर का तरुण जी का टेलीग्राम लिंक डाल दूँगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जॉइन करिए। जो जो भी आपका प्रिपरेशन के वाइज़ में जो भी क्वेरीज़ रहेंगे, आप डेफ़िनेटली तरुण जी से पूछ सकते हैं। ठीक है तरुण जी? सो आप मेरे को टेलीग्राम लिंक भेज दीजिएगा, मैं जी, डिस्क्रिप्शन जी। में डाल देता हूँ वीडियो के। जी, सो जी। यहाँ था गाइज़ हमारे पॉडकास्ट का अंत। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू एवरीवन आउट देयर एंड थैंक यू तरुण जी। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जी।